नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारे पार्ट नंबर अगले की, जिसमें हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले हमने पाचन तंत्र पढ़ा था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा। पाचन तंत्र में सबसे पहले हमने पढ़ी थी उसकी बनावट, उसके बाद हमने उसकी क्रियाविधि पढ़ी थी, और वही दो टॉपिक हमें इस श्वसन तंत्र में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की बनावट, उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र की क्रियाविधि। बिल्कुल नॉर्मल सा टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, आपको याद हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए और साथ साथ में आप नोट्स भी बनाइए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। दोस्तों, जमकर तैयारी करनी है, बहुत तकड़ी मेहनत हमें करनी है, तब जाके हमें सफलता मिलेगी और आपके 95 से ऊपर नंबर आएंगे। अगर आप अच्छी मेहनत करते हो, मेरे साथ अगर आप मेहनत करते हो, तो आपके नंबर जरूर आएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान रखना, श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बच्चा? श्वसन तंत्र के बारे में। ध्यान से समझना। सबसे पहली बात आती है कि श्वसन क्या होता है। सबसे पहले बात आती है श्वसन क्या होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, श्वसन किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा श्वसन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है श्वसन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है बच्चा? ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा प्राप्त होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अब ये ऑक्सीकरण है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन समझना, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। क्या बोलते हैं बच्चा? उसको बोलते हैं श्वसन। बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है। अब देखो समझना, श्वसन की आपसे समीकरण भी पूछी जा सकती है। श्वसन की आपको समीकरण भी पूछी जा सकती है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि श्वसन की रासायनिक समीकरण लिखिए। श्वसन की रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपको क्या लिखना है वो समझो। इसमें क्या दे रखा है? भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा। अब सबसे पहले मैं बात कर रही है भोजन की। भोजन किसको कहते हैं? भोजन कहते हैं ग्लूकोज को। C6H12O6 ये हमारे ग्लूकोज का क्या है? रासायनिक सूत्र है। क्या है? ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, जो आपको ध्यान रखना है। तो C6H12O6 ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। और हमारा जो भोजन होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज ही होता है। तो कहने का मतलब जो ग्लूकोज है उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होने का मतलब ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। किससे क्रिया हो जाएगी? ऑक्सीजन से क्रिया हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ग्लूकोज की। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो देखो C6H12O6 की क्रिया हमें किसके साथ करवानी है? हमें ऑक्सीजन के साथ करवानी है। क्यों करवानी है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब जैसे ही इनके आपस में क्रिया होगी तो इनसे क्या बनेगा? एक तो बनेगा बच्चा CO2। क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कुछ जल बनेगा, और हमें क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस ऊर्जा प्राप्त होने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण आपसे पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में कि श्वसन के रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आप क्या लिखोगे? C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 को कहते हैं ग्लूकोज। यानी ग्लूकोज की क्रिया किसके साथ करवानी है?
ऑक्सीजन के साथ करवानी। क्यों करवानी है? क्योंकि ऑक्सीजन का मतलब होता है O2 की क्रिया करवाने का मतलब ऑक्सीकरण होना, नाइट्रोजनीकरण का मतलब नाइट्रोजन की क्रिया होना, है ना, कार्बनीकरण का मतलब कार्बन की क्रिया होना। तो ध्यान रखना, भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो भोजन के ऑक्सीकरण होने के द्वारा या भोजन का ऑक्सीकरण होने के कारण क्या होगा, हमें ऊर्जा प्राप्त होगी, और ये ऊर्जा हमें प्राप्त हुई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को हम श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को हम श्वसन बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, जो ऊर्जा है ऊर्जा है वो हमें किसके रूप में प्राप्त होगी? एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। ये बात हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ये बाद की बात है। लेकिन जैसे इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने के होते ही एक तो CO2 बनती है और एक क्या बनता है, H2O बनता है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसको समीकरण को संतुलित भी करना है, तो यहाँ पर आपको 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 6 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 6 लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा आपको संतुलित करके लिखना है, तो इस प्रकार से आप इसकी समीकरण लिखोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी, श्वसन की परिभाषा आपको समझ में आई होगी, उसके बाद हमने पढ़िया श्वसन की समीकरण आपको समझ में आई होगी। अगर आई तो ये बात आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपने स्क्रीनशॉट इसका लिया होगा, इसको लिख भी लिया होगा। अब हम बात करते हैं इससे आगे। अब देखो श्वसन की जो क्रिया है, श्वसन की क्रिया, उसमें हम ग्रहण क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में हम ग्रहण क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए भोजन की क्रिया किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ होती है, उसका ऑक्सीकरण होता है ना। अब देखो ये तो थी बात श्वसन की, किसकी बात है, श्वसन की थी। हमें पढ़नी है श्वसन तंत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ना है। और बात किसकी करनी है, मानव श्वसन तंत्र की करनी है। किसकी करनी है, मानव श्वसन तंत्र की। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मानव श्वसन तंत्र की बनावट, मानव श्वसन तंत्र की बनावट, तंत्र की बनावट, मानव श्वसन तंत्र की बनावट हमें पढ़नी है बच्चा, ध्यान से समझना है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। मानव श्वसन तंत्र की बनावट के बारे में चर्चा करते हैं। तो बनावट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से भाग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ये मतलब जो मानव श्वसन तंत्र की जो बनावट है उसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, मानव श्वसन तंत्र को। किसको बच्चा, मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसको, मानव श्वसन तंत्र को। अब वो 3 भाग कौन कौन से उनकी चर्चा करते हैं, 3 भागों की चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर आता है ऊपरी श्वसन तंत्र। कौन सा श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके बाद आता है 2 नंबर निचला श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र। उसके बाद बात आती है 3 नंबर की, 3 नंबर है श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। ये 3 भाग होते हैं हमारे किसके, श्वसन तंत्र की बनावट के। ये 3 भाग हमें पढ़ने हैं श्वसन तंत्र की बनावट के। और सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। क्या पढ़ने वाले बच्चा, सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ने वाले हैं। तो बात करेंगे हम किसकी, ऊपरी श्वसन तंत्र की। किसकी बात करेंगे, ऊपरी श्वसन तंत्र की बात करेंगे। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। और ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग शामिल किए गए हैं, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग शामिल किए गए हैं, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। तो दोस्तों जो ऊपरी श्वसन तंत्र है उसमें कौन कौन से भाग शामिल हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र में एक तो है नासाद्वार। कौन सा भाग शामिल है, नासाद्वार, नासाद्वार। दूसरे, ये पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट की अगर बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है नासापथ। दूसरा क्या पार्ट है, नासापथ। दूसरे पार्ट का नाम है नासापथ। और तीसरे पार्ट का क्या नाम है, तीसरे पार्ट का नाम है मुख, फिर ग्रसनी, मुख। उसके बाद 4 नंबर है ग्रसनी, उसके बाद ग्रसनी। और 5 नंबर हम बात करते हैं तो बात आती है किसकी, कंठ की। किसकी बात आती है, कंठ की बात आती है ना, कंठ की बात आती है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, नासाद्वार, नासापथ, मुख, ग्रसनी और कंठ। ये 5 भाग किस श्वसन तंत्र में शामिल किए जाते हैं, ये ऊपरी श्वसन तंत्र में शामिल किए जाते हैं। किस में शामिल किए जाते हैं, ऊपरी श्वसन तंत्र में शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से भाग, नासाद्वार, नासापथ, मुख, ग्रसनी और कंठ।
अब हम बात करने वाले हैं सभी के बारे में, अलग अलग से बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात किसके बारे में करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे नासाद्वार के बारे में। किसके बारे में? नासाद्वार के बारे में चर्चा करेंगे। नासाद्वार का मतलब क्या होता है? नासा का मतलब नाक, नासिका। नासा का मतलब होता है नाक यानी नासिका। हमारी ये जो नाक है इसी को नासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को नासा कहा जाता है। और ये जो नासाद्वार होता है, द्वार का मतलब छेद, द्वार का मतलब क्या होता है? छेद होता है। तो हमारी नाक के आपको दो छेद दिखाई दे रहे होंगे, ये दो छेद ही क्या कहलाते हैं? ये दोनों छेद ही क्या कहलाते हैं? नासाद्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासाद्वार कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारी जो नाक होती है, नाक में जो दो छेद होते हैं, इन्हीं दो छेदों को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं दो छेदों को हम नासाद्वार बोलते हैं। बच्चा बाबू ध्यान रखना है, इन्हीं दो छेद को हम क्या बोलते हैं? नासाद्वार बोलते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। जो मानव होता है, मानव में एक जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं। एक जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं। मानव में एक जोड़ी नासाद्वार पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं नासाद्वार की, तो नासाद्वार के बीच में एक पट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है। यानी दोनों नासाद्वार के मध्य, दोनों नासाद्वार के मध्य, द्वार के मध्य क्या पाया जाता है? दोनों नासाद्वार के मध्य एक पट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है। और बच्चा उस पट को क्या बोलते हैं? उस पट को बोलते हैं नासिका पट। क्या बोलते हैं? नासिका पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नासिका पट कहते हैं। नासिका पट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो हमारे दोनों नासाद्वार होते हैं, दोनों नासाद्वार, इन दोनों नासाद्वार के मध्य में क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है। और उस पट को हम क्या बोलते हैं? उस पट को बोलते हैं नासिका पट। यानी हमारी जो नाक है और नाक के बीच में ये जो भाग है ना, ये वाला भाग, इस भाग को बोलते हैं नासिका पट, क्योंकि एक बीच में पर्दा सा होता है दोनों छेदों के बीच में। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी। किसके बारे में? नासाद्वार के बारे में। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको याद हो जाएगी। ये बात बिल्कुल याद हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था किसको? ऊपरी श्वसन तंत्र को। और ऊपरी श्वसन तंत्र में 5 भाग आते हैं: नासाद्वार, नासापथ, मुख, गर्सनी और कंठ। बात करते हैं किसकी? नासाद्वार की। तो नासाद्वार मनुष्य के अंदर कितने पाए जाते हैं? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब 2 नासाद्वार पाए जाते हैं। और दोनों नासाद्वारों के मध्य क्या पाया जाता है? एक पट पाया जाता है। और उस पट को क्या बोलते हैं बच्चा? उस पट को बोलते हैं नासिका पट। क्या बोलते हैं? उस पट को बोलते हैं नासिका पट। ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इसको अच्छे से लिख भी लिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा जो पॉइंट हमारा वो है नासापथ। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चा? हम बात करेंगे नासापथ के बारे में। किसके बारे में? नासापथ के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं नासापथ की। देखिए नासापथ, 2 नंबर नासापथ। ध्यान से समझना नासापथ के बारे में। नासापथ के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, हमारी जो नाक होती है, हमारी नाक के पीछे की ओर, नाक के पीछे की ओर क्या खुलते हैं? नासिका पथ खुलते हैं। नाक का पिछला सिरा कहां पर है? सोच के देखो भी। नाक हमारी यहां से शुरू होती है, यहां पर खत्म हो जाती है। तो इस साइड इस प्रकार से नीचे हमारी नाक आ रही है। इसका मतलब पिछला सिरा कौन सा हो गया? ये वाला हमारा पिछला सिरा हो गया नाक का। नाक का सिरा ये हो गया हमारा पिछला। तो नाक के पिछले सिरे में क्या खुलेंगे? नासिका पथ खुलेंगे, ये नासापथ खुलेंगे, जो हमारे अंदर खुलते हैं। अंदर है ना, ये जो अंदर है ना, आपको 2 छेद दिखाई देंगे अंदर वाले भाग में, तालू में दिखाई देंगे। इसी को बोलते हैं नासापथ। ध्यान रखना। तो जो नासिका होती है, नासिका, हमारी जो नासिका होती है नाक, नासिका के पिछले भाग में, नासिका के पिछले भाग में, नासिका के पिछले भाग में नासापथ खुलते हैं। क्या खुलते हैं? नासापथ खुलते हैं। नासापथ खुलते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हमारी जो नासिका है उस नासिका के पिछले भाग में, क्योंकि ध्यान रखना बच्चा, 2 बात मैं आपको बताऊंगा। एक बात मैं आपको नासापथ के बारे में बताऊंगा, एक बात मैं आपको नासिका के बारे में बता रहा हूं। नाक हमारी यहां से शुरू होती है, यहां के खत्म हो जाती है। तो यहां इस प्रकार से नीचे आई है, इसका मतलब पिछला सिरा ये हो गया, आगे का सिरा ये हो गया। आई ना बात समझ में? और पिछले सिरे में ही क्या खुलते हैं? हमारे ये जो 2 छेद है ना, ये पिछले सिरे में जाके खुलते हैं, यानी हमारे अंदर जाके पिछले सिरे में खुलते हैं। इसी को बोलते हैं नासापथ। अब बात आती है जो नासापथ होता है, नासापथ, इस नासापथ का जो पिछला सिरा होता है,
नासापथ का जो पिछला सिरा होता है, अब नासापथ का पिछला सिरा कौन सा हो गया? देखिए नाक तो ये हमारी पूरी नाक है, इस पूरी नाक का पिछला सिरा तो ये हो गया, लेकिन हमारे नासापथ का पिछला सिरा कौन सा है दोस्तों? नासापथ तो यहां पर जाके खुलते हैं अंदर जाके, इसका मतलब यहां इस प्रकार से चले हैं, इस प्रकार से गए आगे, इसका मतलब नासापथ का पिछला सिरा ये हो गया और हमारी नाक का पिछला सिरा ये हो गया। विपरीत है एक दूसरे के, विपरीत है नासापथ और नासिका। नासापथ का पिछला सिरा हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, ये जो फुलाव आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये हमारा नासापथ का पिछला सिरा। तो जो हमारा पिछला सिरा होता है नासापथ का, वो क्या कहलाता है? वो नासावेश्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नासावेश्य कहलाता है। नासावेश्य कहलाता है। नासावेश्य कहलाता है। कौन? हमारे नासापथ का पिछला सिरा। हमारा जो नासापथ है उसका पिछला सिरा, ये वाला सिरा बच्चा, ये वाला सिरा क्या कहलाता है? ये वाला सिरा कहलाता है नासावेश्य। क्या क्या कहलाता है? नासावेश्य कहलाता है। और इस नासावेश्य में क्या क्या पाया जाता है? नासावेश्य में एक तो श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि। श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। और सॉरी, एक तो श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, एक पाई जाती है इसमें क्या? एक पाई जाती है इसमें रोम पाई जाते हैं। रोम यानी पतले पतले बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पतले पतले बाल पाए जाते हैं। किसके अंदर? इससे हमारे नासावेश्य में, इस फुलाव के अंदर। आप देख सकते हो आपकी नाक के अंदर बाल है पतले पतले, उसको बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, ये श्लेष्मा ग्रंथि क्या करती है? श्लेष्मा ग्रंथि एक रस छोड़ती है और उस रस को बोलते हैं श्लेष्मिक रस। क्या बोलते हैं? श्लेष्मिक रस बोलते हैं। श्लेष्मिक रस बोलते हैं, ध्यान रखना, श्लेष्मिक रस। अब ये श्लेष्मिक रस क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में जो कीटाणु वगैरह जाते हैं, सांस में जो कीटाणु वगैरह जाते हैं, जो धूल के कण जाते हैं, कीटाणु और जो धूल के कण जाते हैं, उन कीटाणुओं को और उन धूल के कणों को ये श्लेष्मिक रस क्या करता है? अपने आप में घोल लेता है। इनको क्या कर लेता है? अपने अंदर मिला लेता है और अपने अंदर मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? इनको आपस में घोल के क्या बना लेता है? एक पेस्ट बना लेता है। और वो पेस्ट कहाँ चिपक जाता है? इस रोम के चिपक जाता है। वो पेस्ट कहाँ चिपक जाता है? इस रोम के चिपक जाता है और शुद्ध वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है ना। अब इस श्लेष्मिक रस को आप सभी जानते हो। आप जब छोटी उम्र के थे तब आपको, जब आप पढ़ाई करते थे, जब आप नीचे इस प्रकार से देखते थे तो आपकी नाक से दो क्या निकलते थे? दो बत्ती निकलती थी, 11 नंबर निकलता था। क्या निकलता था? 11 नंबर, झलक दिखलाजा निकलता था ना। वही है श्लेष्मिक रस। वो क्या है? श्लेष्मिक रस है। तो वही श्लेष्मिक रस क्या करता है? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो अगर नहीं होगा तो आप बीमार हो सकते हो। वो श्लेष्मिक रस जो 11 नंबर होता है ना, 11 नंबर, नाक वाला 11 नंबर, वो क्या करता है? हमें रोग होने से बचाता है, हमें रोगी होने से बचाता है, हमें बीमारियों से बचाता है। कैसे? ये श्लेष्मिक रस क्या करता है? ये श्लेष्मिक रस कीटाणुओं को क्या कर लेता है और धूल के कणों को अपने अंदर मिला लेता है और अपने अंदर मिला के उसको क्या कर लेता है? उसका एक पेस्ट तैयार कर लेता है। क्या कर लेता है? एक पेस्ट तैयार कर लेता है और उस पेस्ट को क्या किसके चिपका लेता है? रोम के चिपका लेता है। अब ये कीटाणु इस पेस्ट के अंदर थे और शुद्ध वायु कहाँ से ली गई? हमारे फेफड़ों में। इस प्रकार से हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी कि भी नासापथ क्या होता है और नासापथ में क्या पाया जाता है, पिछला सिरा क्या कहलाता है और इसमें क्या क्या चीज़ पाई जाती है, वो आपको ध्यान रखनी थी, जो मैंने आपको बता दी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं इससे अगले पॉइंट की। नासापथ तक आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मुख। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मुख के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान से समझना मुख के बारे में। मुख के बारे में भी इंपॉर्टेंट बात, आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखिए, मुख जो है ना, मुख वो श्वसन तंत्र में काम कहीं ना कहीं आता है, तभी तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट का नाम है मुख। मुख के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान रखना, सांस लेने का मुख्य कार्य, सांस लेने का जो मुख्य कार्य होता है, सांस लेने का मुख्य कार्य किसका होता है? सांस लेने का मुख्य कार्य नासिका का होता है। किसका होता है? नासिका का, नासिका का होता है।
मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि सांस लेने का जो मुख्य कार्य है बच्चा वो किसका होता है, हमारी नाक का होता है। लेकिन द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में, द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में मुख कार्य करता है। कौन कार्य करता है, मुख कार्य करता है। यानी कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारी नाक बंद हो जाती है जुकाम की वजह से, तब हम नाक से क्या नहीं ले पाते, सांस नहीं ले पाते। तब कौन काम करता है, द्वितीयक अंग के रूप में। तब द्वितीयक अंग के रूप में कौन काम करेगा बच्चा, मुख करेगा। कौन करेगा, मुख करेगा द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में। द्वितीयक श्वसन अंग के रूप में हमारे शरीर में कौन सा भाग पाया जाता है, तो मुख पाया जाता है। हम कान से सांस नहीं ले सकते, आंख से सांस नहीं ले सकते, हम नाक से सांस तो लेते ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा हम किस से सांस ले सकते हैं, हम हमारे मुंह से सांस ले सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक श्वसन अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक श्वसन अंग कहा जाता है। थोड़ी सी ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। मुख क्या करता है, सांस लेने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, नाक की होती है, नासिका की होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है हमारी नाक बंद हो जाती है, तब सांस लेने का काम कौन करेगा, मुख करेगा। इसीलिए मुख को क्या कहा जाता है, द्वितीयक श्वसन अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक श्वसन अंग कहा जाता है। चलिए, तो यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी मुख के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गर्सनी। किसके बारे में पढ़ेंगे, गर्सनी के बारे में पढ़ेंगे। बात करते हैं गर्सनी की। देखिए ध्यान से, गर्सनी 4 नंबर बात करते हैं गर्सनी की। गर्सनी, अब देखो गर्सनी के बारे में। गर्सनी जो है ये हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ी थी, इसीलिए मैं आपको एक बात फिर से बता दूं। पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग, पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र का सम्मिलित भाग क्या कहलाता है, गर्सनी कहलाता है बच्चा। क्या कहलाता है, गर्सनी कहलाता है। बाबू ध्यान रखना, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का जो सम्मिलित भाग होता है, सम्मिलित जो रूप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं, सॉरी गर्सनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्सनी बोलते हैं, है ना। पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का क्या होता है, सम्मिलित भाग होता है। ध्यान रखना, जो गर्सनी होती है वो खुलती कहां पर है, गर्सनी कंठ में खुलती है। कहां पर खुलती है बच्चा, कंठ में खुलती है। यानी ये हमारी गर्सनी होती है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है ये गर्सनी का होता है। और ये भाग कहाँ खुलता है, हमारे कंठ में खुलता है। यानी कहने का मतलब गर्सनी के पास जो सामान होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वो सबसे पहले कंठ में जाएगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि गर्सनी कहाँ पर खुलेगी, गर्सनी कहाँ पर जाके खुलेगी, कंठ में जाके खुलती है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसमें आपको मैं बता दूं, ये जो गर्सनी होती है इसमें घाटी ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है, घाटी ढक्कन। तो ये जो घाटी ढक्कन होता है, घाटी ढक्कन पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, गर्सनी के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है, गर्सनी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घाटी ढक्कन कहाँ पाया जाता है, तो गर्सनी में पाया जाता है। और दोस्तों घाटी ढक्कन क्या करता है, घाटी ढक्कन श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के बीच, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के बीच, पाचन तंत्र के बीच स्विच का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, स्विच का कार्य करता है, स्विच का कार्य करता है। ध्यान रखना, घाटी ढक्कन पाया जाता है किसके अंदर पाया जाता है, गर्सनी में पाया जाता है। और ये किसके बीच में क्या काम करता है, ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के बीच में किसका काम करता है, स्विच का काम करता है। किसका काम करता है बच्चा, स्विच का काम करता है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर लेता है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये भोजन नली को बंद कर लेता है। यानी भोजन को श्वास नली में नहीं जाने देता और सांस को भोजन नली में नहीं जाने देता। यही इसका काम होता है घाटी ढक्कन का, जो कहाँ पर पाया जाता है, जो गर्सनी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बच्चा, गर्सनी के अंदर पाया जाता है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी थी किसके बारे में, गर्सनी के बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, और आज पॉइंट है अगला कंठ के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं, कंठ के बारे में चर्चा करते हैं। और कंठ के बारे में कोई खास विशेष बात नहीं है,
कंठ के बारे में कोई खास विशेष बात नहीं है। कंठ के बारे में आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो कंठ होता है वो क्या करता है, कंठ आवाज पैदा करने का कार्य करता है। क्या करता है, आवाज पैदा करने का काम करता है। बात करते हैं कंठ की, कंठ के बारे में बात करते हैं तो कंठ का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र भी कहा जाता है। स्वर यंत्र भी कहा जाता है, स्वर यंत्र भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कंठ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कंठ को कहा जाता है। कंठ के अंदर स्वर रज्जु पाई जाती है। क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जु पाए जाते हैं। स्वर रज्जु, अब ये होते क्या है मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। स्वर रज्जु पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कंठ में स्वर रज्जु पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो आवाज पैदा करने का काम करते हैं। जो क्या करते हैं, आवाज पैदा करने का कार्य करते हैं। आवाज पैदा करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। स्वर रज्जु का मतलब क्या होता है, स्वर रज्जु का मतलब इस प्रकार से झिल्ली पाई जाती है जो हमारे फेफड़ों से जब हवा निकलती है, जब हमारे फेफड़ों से वायु बनती है और वो वायु कहाँ पर आके टकराती है, उस झिल्ली से आके टकराती है और झिल्ली इस प्रकार से क्या करती है, हिलती है, वो कंपन करती है और वो कंपन करके तभी हमारे मुंह से क्या निकलती है, आवाज निकलती है। क्या निकलती है बच्चा, आवाज निकलती है। ध्यान रखना, जब हमारे फेफड़ों से हवा निकलती है, जब हमारे फेफड़ों से हवा उठती है बोलने के लिए, है ना, तो वो हवा किससे टकराती है, उस झिल्ली से टकराती है, उस स्वर रज्जु से टकराती है और वो स्वर रज्जु इस प्रकार से कंपन करता है और कंपन करने से ही क्या निकलती है, आवाज निकलती है। तो आवाज निकालने का काम किसका होता है, स्वर रज्जु का होता है। किसका होता है, स्वर रज्जु का होता है, जो कहाँ पाए जाते हैं, कंठ के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कंठ में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र कंप्लीट हो गया। इससे आगे का जो टॉपिक आएगा वो आएगा निचला श्वसन तंत्र। और निचले श्वसन तंत्र में हम 3 भाग पढ़ने वाले हैं, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़ों के बारे में। उसके बाद श्वसन मांसपेशी आएगी। श्वसन मांसपेशी में हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ डायाफ्राम के बारे में। फिर हम बात करेंगे क्रियाविधि की। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा श्वसन तंत्र का। फिर हम अगला टॉपिक उठा लेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से हमारा चैप्टर हो जाएगा दूसरा, लेकिन है थोड़ा लंबा चैप्टर, बोर नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है कि एक बात को पढ़ना है। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, बुखार, बहुत तेज़ बुखार है। लेकिन फिर भी मेरे को क्लास लेनी जरूरी थी क्योंकि आप डिस्टर्ब नहीं हो जाएं, आपकी पढ़ाई में बाधा नहीं आ जाए, इसलिए मेरे को सामने आना जरूरी था क्लास लेकर के। इसीलिए मैं क्लास लेके आया। आपकी क्लास मिस नहीं हुई और होगी भी नहीं, रोजाना आपको क्लास मिलेगी। हाँ, आज बीमार जरूर था, हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी बोलने की, बिल्कुल भी खड़े होने की, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं क्लास लेके आया। तो क्योंकि आपका प्यार है जो मेरे को खींच के लेके आता है और आपके प्यार की वजह से मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूँ और वो भी फ्री में, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से इसका लाभ उठा रहे होंगे, अपने दोस्तों को भी बता रहे होंगे। आप हमें फेसबुक, अगर आपके माँ बाप, कोई भी आपका भाई बहन कोई भी अगर यूज़ करता है तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लें, जिससे कि नए नए PDF अगर आपको लेने हो तो PDF मिल जाए, या फिर अगर हम बात करें कोई सूचना लेनी हो तो वो सूचना मिल जाए। तो टेलीग्राम को फॉलो करना जरूरी है। टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से और उसके बाद उसको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको PDF वगैरह मिल जाए। आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।